नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट प्लान की चर्चा कल आपसे मैंने की थी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर अपनी बिसात बिछा रही है। लेकिन आज चर्चा कांग्रेस पार्टी की कि आखिर कांग्रेस पार्टी का सीक्रेट प्लान क्या है और वो कौन सा सीक्रेट प्लान है कांग्रेस पार्टी का जिससे भारतीय जनता पार्टी को उसकी भनक तो है, उसकी नींद भी उड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो उस सीक्रेट प्लान को कामयाब होने की दिशा में एक बड़ा रोड़ा दिखाई देती है। प्लान तो काफी बेहतरीन है, कांग्रेसी प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं, एग्जीक्यूशन बहुत खराब होता है। योजना अच्छी बनाते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन योजना को एग्जीक्यूट करने का, योजना को धरातल पर उतारने की जो उनकी प्रक्रिया है वो बेहद ही लचर साबित होती है। और इसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी कई चुनाव में भुगतती रही है, चुनाव दर चुनाव भुगतती रही है। और कांग्रेस पार्टी का क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या इस देश में रणनीतिक भूल नहीं की है। कई बार वो भूल किसी ट्रेजेडी की वजह से वो भूल दिखाई नहीं दी और सफलता में बदल गई, लेकिन आज उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। आज चर्चा कर रहे हैं कि मौजूदा दौर में आखिर कांग्रेस पार्टी का वो प्लान क्या है जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, उस बैठक में कांग्रेस के इस प्लान को लेकर अंदर खाने जिस प्रकार की घबराहट दिखाई दे रही है, उस घबराहट के पीछे एक तरफ बीजेपी का डर है तो दूसरी तरफ बीजेपी को इस बात का भरोसा भी है कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी है, ये चाहे अनचाहे गलतियों का पुतला है और अपने प्लान के एग्जीक्यूशन में बड़ी गलती करेगी। भारतीय जनता पार्टी बखूबी पता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यदि उसे सत्ता में आना है तो उसे 250 सीटें चाहिए, किसी और के चेहरे पर सत्ता में आना है तब भी उसे 220 सीटें चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जिसे बखूबी पता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना प्रधानमंत्री बनाना है तो 140 सीटें चाहिए, बुरे हालात में भी 125 सीटें चाहिए। तो कांग्रेस का यह प्लान 125, जिसे सीक्रेट प्लान माना जा रहा है, कांग्रेस का यह प्लान 125 भारतीय जनता पार्टी की नींद कैसे उड़ाता हुआ दिख रहा है, आज इसकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं। अंदरूनी सूत्रों ने, जो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्र हैं, उन्होंने जो चर्चा की, जो बात बताई कि 125 से 140 लोकसभा सीट के बीच में पहुंचने का कांग्रेस ने जो अपने लिए लक्ष्य तय किया है, वो लक्ष्य पूरा कैसे होगा और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करता हुआ दिखाई देगा, जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश हम करते हैं। मौजूदा दौर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मिला दें, 2019 के नतीजों को देखें तो 355 लोकसभा सीटें बनती हैं, 543 लोकसभा सीटों की संसद है, 272 पर बहुमत का आंकड़ा होता है और 355 सीटें कांग्रेस और भाजपा में बटी थी। 2014 की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा में 326 सीटें बटी थी, यानी 282 बीजेपी की और 244 सीटें कांग्रेस की, 282 प्लस 44 326। 2009 की बात यदि करें तो 325 सीटें कांग्रेस भाजपा में बटी थी, 322 सीटें, सॉरी 2006 की बात करें, 2009 की बात करें तो 322 सीटें बटी थी, 206 कांग्रेस पार्टी की, 116 भारतीय जनता पार्टी की। और 2004 की बात करें तो 283 सीटें, यानी बहुमत के 272 के आंकड़े से 11 सीटें ज्यादा, ये कांग्रेस और भाजपा में बटी थी, 145 कांग्रेस की और 138 भारतीय जनता पार्टी की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 283 से लेकर 355 के बीच का वो मैजिक फिगर है जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती रही है। बाकी इस देश में तकरीबन 190 सीटों से लेकर 225 सीटों तक और कई बार 250 सीटों तक माइनस कांग्रेस माइनस भाजपा पार्टियों को मिलती रही है। लेकिन आज की सच्चाई, जो सबसे बड़ी सच्चाई है, कि जिन पार्टियों में 190 से लेकर 250 के बीच सीटें बढ़ती रही है, उनमें से अधिकांश राजनीतिक दल, यूं कहें कि 80% राजनीतिक दल, सीट लाने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो कांग्रेस पार्टी को यह पता है कि 150 सीटें बुरे हालात में भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इस बार लेकर आ रहे हैं। तो जब 150 सीटें वो लेकर आ रहे हैं तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 125 सीटों की ही जरूरत तो और है। और इस बार के जो हालात हैं,
राष्ट्रीय पार्टियों की सीटें घटने जा रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस और भाजपा को जो 355 सीटें मिली थी वो 300 के बीच सिमटेंगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कितनी सीटें थी बंगाल में भाजपा और कांग्रेस की? 19 सीटें, 18 भारतीय जनता पार्टी की और 1 कांग्रेस पार्टी की। इस बार ये 19 सीटें 5 से 6 में सिमट जाएंगी, ये सभी जानते हैं। इस बात को भाजपा भी जानती है, कांग्रेसी भी जानते हैं। बिहार में कितनी सीटें थी राष्ट्रीय पार्टियों की? 17 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की और 1 सीट थी कांग्रेस की। 18 सीटें बिहार में, वो 8 या 8 से नीचे जाती हुई दिख रही है। सबको पता है कि राष्ट्रीय पार्टियों का आंकड़ा गिर रहा है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं राष्ट्रीय पार्टियों की? 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 1 सीट कांग्रेस की। 48 में आधी यानी 24 सीट। सबको पता है आंकड़ा 1 दर्जन के नीचे सिमटेगा। और राष्ट्रीय पार्टियों की सीटों की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, 7 सीटें भाजपा की है। 2 सीट भी आम आदमी पार्टी जीतेगी तो राष्ट्रीय पार्टियों की सीटें कम होंगी। पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस की थी, 2 सीट आम आदमी, 1 सीट आम आदमी पार्टी की थी और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। यानी पंजाब में 13 में 10 सीट राष्ट्रीय पार्टियों की, कांग्रेस और भाजपा की। इस बार सबको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनकी सीटें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजाब में आएंगी। तो 350, 355 सीटें जो राष्ट्रीय पार्टियों की थी, यह बात कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि अब कांग्रेस और भाजपा के बीच लोकसभा में सिर्फ 300 सीटें बंटनी है। 5 कम 5 ज्यादा, ±5 300, यही सीटें कांग्रेस भाजपा में बंटनी है। और जब यही सीटें कांग्रेस भाजपा में बंटनी है तो इस सच्चाई को मौजूदा दौर में स्वीकार कर लेना चाहिए कि 300 सीटों में यदि कांग्रेस पार्टी 125 सीटों का आंकड़ा पार करती है तो भारतीय जनता पार्टी 125 से ऊपर नहीं जाएगी। यही एक सच्चाई है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है। कुछ लोग ये कहेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस, तेलंगाना की पार्टी, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई। बिल्कुल सही बात है, बढ़त बनाई, थोड़ा सा राष्ट्रीय पार्टियों का दायरा वहां बढ़ाया, लेकिन उस दायरे से बाहर जाकर देखें तो जो गड्ढा बंगाल में हो रहा है, जो गड्ढा उड़ीसा में होने की संभावना है, जहां राष्ट्रीय पार्टियों के पास 9 सीटें थी, 21 में 9 सीटें, वो घटती जा रही है। क्योंकि नवीन पटनायक घोषित तौर पर भले ही नहीं, लेकिन अघोषित तौर पर प्रधानमंत्री पद के खंडित जनादेश की स्थिति में देश के सर्वोच्च पद के दावेदारों में छुपे तौर पर ही सही शामिल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो राष्ट्रीय पार्टियों की जो सीटें घट रही है और उस घट रही सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी यदि आपदा में अवसर अपने लिए देख रही है तो उसकी राह में चुनौतियां कहां है, जरा इस पर भी गौर कर लेना जरूरी हो जाता है। कांग्रेस भाजपा के बीच 300 सीटें बटेंगी, मैंने आपको बताया, और अंततः परिणाम यही होगा 300 ±5, यही राष्ट्रीय पार्टियों की, दोनों पार्टियों की सीटें होंगी मिलाकर। तो उस परिस्थिति में कांग्रेस को सबसे पहले अपने उस माहौल पर काबू पाने की कोशिश करनी होगी जो आमतौर पर लोगों के बीच बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले बहुत बड़े तबके के बीच बैठा हुआ है, जो ये सोचकर वोट देता है, जिसके सामने गोदी मीडिया माहौल बनाता है कि बीजेपी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, वोट किसे दें। कांग्रेस पार्टी में कौन है जो नेतृत्व करेगा, कौन है जो सरकार का नेतृत्व करेगा, यह सवाल इतना बड़ा सवाल है। और यह सवाल दरअसल एक ऐसा काल्पनिक सवाल है जिसे बहुत बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि दिसंबर का महीना है, 4 से 5 महीने दूर लोकसभा चुनाव है, और अभी से ही ओपिनियन पोल की जो बाढ़ आई हुई है टेलीविजन चैनलों पर, उसे आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बनाने की कवायद इन ओपिनियन पोल्स के माध्यम से हो रही है। 125 सीटों तक कांग्रेस को, 52 से 125-30 तक पहुंचने के लिए, यानी तकरीबन 75 से 80 सीटें कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या करना है, कहां से सीटें आएंगी, बड़ा सवाल है। तेलंगाना और हिमाचल कांग्रेस के हाथ आए हैं, हरियाणा आ सकता है, हरियाणा का चुनाव बाद में है, लेकिन हरियाणा का माहौल लोकसभा चुनाव में विधानसभा के पहले कांग्रेस के पक्ष में काफी हद तक झुका हुआ है, यह बात बिल्कुल सही है। तो यहां से कितनी सीटें बढ़ेंगी, सबको पता है कि कितनी बढ़ेंगी, जितनी बढ़ेंगी वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी,
लेकिन कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी ढंग से काम करे तो 28 में 22 से लेकर 25 के बीच वो सीटें निकाल सकती है। कुछ सीटें, एक आध सीट दिल्ली में बढ़ा सकती है, चंडीगढ़ और लद्दाख में बढ़ा सकती है, उत्तर प्रदेश में 2-3 सीटें बढ़ा सकती है, बिहार झारखंड में 2-3 सीटें बढ़ा सकती है, असम में 1-2 सीट बढ़ा सकती है। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी, यदि कांग्रेसियों के अपना जो आंतरिक आकलन है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, जो निजी तौर पर कई कांग्रेसी हम लोगों से साझा भी करते हैं, उस आकलन को देखते हुए यही दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी 80 से 90 लोकसभा सीटों के बीच में आज की तारीख में झूलती हुई दिख रही है। कांग्रेसियों को यह लग रहा है कि मौजूदा माहौल में यदि लोकसभा चुनाव हो तो 80 से 90 के बीच में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, लेकिन 125 तक पहुंचने के लिए 40 सीटें कांग्रेसियों को बढ़ाने की जरूरत है। और ये 40 बढ़ेंगी कहां से, यक्ष प्रश्न है। और इन्हीं 40 सीटों के सहारे यह तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी या अगली लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के तौर पर बैठेगी, किसी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए दिखाई देगी, या विपक्ष में बैठकर आज के विपक्षी दलों की तरह, आज के विपक्षी दलों की तुलना में ज्यादा ताकतवर विपक्षी दल की तरह बैठी हुई दिखाई देगी। इन्हीं 40 सीटों से ये कहां से आएंगी इससे तय होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल्स आप देखें या निजी तौर पर भी आकलन करने की और परिस्थितियों को देखने की कोशिश करें, एक बात साफ दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा सकती है, इस बात की संभावना है, बनी भी रह सकती है, बाहर भी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, चाहे उसकी सीटें 170 हो, चाहे उसकी सीटें 230 हो या 250 हो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगली लोकसभा में बीजेपी ही होगी। कांग्रेसी भी मौजूदा दौर में कैमरे के सामने जो कहे उनकी मजबूरी है, निजी तौर पर इस बात को इनकार नहीं करेंगे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर आगामी लोकसभा में आ रही है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का मतलब सत्ता में आना नहीं होता। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का मतलब सत्ता में आना होता तो गोवा की पिछली विधानसभा में भाजपा की सरकार नहीं बनती। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का मतलब सत्ता में आना होता तो उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा की 2002 में सरकार नहीं बनती, तब सरकार मुलायम सिंह की बनती, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। सत्ता में कौन आएगा यह तय करने का पूरा दारोमदार अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर है कि 80 से 90 के बीच जो उसका आंकड़ा है वो कैसे जाएगा, 40 सीटें और कहां से बढ़ेंगी। तो हकीकत यही है कि 40 सीटें जो बढ़नी है वो उन राज्यों से बढ़नी है जहां भारतीय जनता पार्टी की सफलता दर 95 से 100% के बीच है। मसलन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 91 सीटें, 88 भाजपा की, 3 कांग्रेस की। उत्तराखंड 5 की 5 सीटें बीजेपी की, वहां कांग्रेस पार्टी को सीटें लानी होंगी। गोवा 1 सीट कांग्रेस की, 1 बीजेपी की, वहां दोनों जीतने की कोशिश करनी होगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 10 में 7 या 8 सीटें कम से कम निकालने की कवायद करनी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और झारखंड में कांग्रेस पार्टी को बड़ा गेम करना होगा, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी 40 के आंकड़ों तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। और ये माहौल बदलेगा कैसे, ये सीटें आएंगी कैसे, तो ये सीटें तभी आएंगी जब आम जनता के बीच लोगों को यह भरोसा होगा कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी ताकत दे दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जा सकता है। कांग्रेसी अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं जब हाराकीरी करते हुए दिखाई ना दे, कांग्रेसी आमतौर पर वो काम ना करें जो काम उसके सहयोगी दल उसे सुझा रहे हैं। आज तक क्या देखा जा रहा है, सहयोगी दल का कोई नेता इंडिया गठबंधन की बैठक में जाता है और जो बाहर खबर आती है उसके मुताबिक ये कहता है, या कोई नेता सहयोगी दल की ये कहते हुए नजर आती है कि अमुक नेता को पीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, कांग्रेस के अंदर कहीं अमुक नेता को बना दिया जाए पीएम कैंडिडेट। आखिर कांग्रेस पार्टी क्या इतनी कमजोर हो गई है कि सहयोगी दल तय करेंगे कि कौन बनेगा पीएम कैंडिडेट? और ये सलाह देने की नौबत क्यों आ रही है? इन सब पर कांग्रेस पार्टी को काबू पाना होगा। कांग्रेस पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी चुनावी रणनीति से पीछे हटना होगा। ये हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व भूल जाइए। जिसका जिस मामले में, जिस पॉलिटिक्स में एक्सपर्टीज है, जिसको विशेषज्ञता हासिल है, आप उसे सॉफ्ट और हार्ड करके उसको मुकाबला नहीं दे सकते, उसे टक्कर नहीं दे सकते।
उसको अपनी राजनीति करने दीजिए। ठीक इसी प्रकार से कमंडलवादियों को सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे जैसे चुनौती नहीं दे सकते, ठीक इसी प्रकार से जाति जनगणना की बात करके, आरक्षण बढ़ाने की बात करके, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करके मंडलवादी पार्टियों को कांग्रेस पार्टी कभी भी लालू यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव को चुनौती देने की स्थिति में नहीं आ सकती। यह बहुत बड़ी सच्चाई है हिंदी भाषी भारत की। लेकिन कांग्रेस करती क्या है? एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व तो दूसरी तरफ जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा। यह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लेकर चलता है। यहां एक बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ों को, कांग्रेस की जड़ें कहां थी? कांग्रेस की जड़ें थी अपर कास्ट, कांग्रेस की जड़ें थी दलित, कांग्रेस की जड़ें थी मुसलमान, अल्पसंख्यक। तो कांग्रेस ने अपना वो पिरामिड थ्योरी जिसे कांग्रेस की कहते थे, यानी सवर्ण, दलित और मुसलमान, उसको कांग्रेस ने छोड़ दिया। और जब उसे छोड़ दिया, एक तबका कांसीराम की विरासत के साथ चला गया, बाद में उसमें से कुछ लाभार्थी हो गया, एक तबका पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया, और अल्पसंख्यकों का तबका हर चुनाव में यह देखता घूमता फिरता है कि आखिर किसे वोट दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है, कौन सी पार्टी कहां है जो मुकाबला कर रही है। और यह सब कांग्रेस पार्टी के इसी विचलन की वजह से हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने मूलभूत तत्वों और सिद्धांतों से बिछड़ गई, उससे दूर होती चली गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 90 के बाद की सियासत में कांग्रेस पार्टी को उसके जनाधार लगातार दिन प्रतिदिन साल दर साल घटता चला गया। यूपी बिहार में तो समाप्त प्राय हो गई, और समाप्त प्राय दौर में यूपी बिहार में कोई सोचकर किसी को यह हंसी आ सकती है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष दोनों ही राज्यों में एक ही समुदाय विशेष का व्यक्ति है, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनाने की पूरी प्रक्रिया किस तरह से चल रही है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस ने गलतियां कहां की है। बहुत लोग ताली पीटते हुए नजर आएंगे। जीतू पटवारी एक ऊर्जावान नेता हो सकते हैं, क्षमतावान नेता हो सकते हैं, लेकिन एक हकीकत है कि कमलनाथ के नेतृत्व में जब पार्टी हारी, कमलनाथ दोषी हो सकते हैं, कमलनाथ को उस हार का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उनके सर पर उसका ठीकरा फोड़ा जा सकता है, तो सिद्धांततः और व्यावहारिक तरीके से भी जीतू पटवारी भी चुनाव हारे हैं। जीतू पटवारी को हाल फिलहाल कतई अध्यक्ष बनाने की तरफ कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए था। पिछड़ा वर्ग की सियासत कांग्रेस के लोग कैसे करते हैं, इसे कांग्रेस को कांग्रेस के तरीके से सीखना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के पास अर्जुन सिंह के बेटे थे। पूरे देश में पिछड़े वर्गों के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे की सियासत करने के मामले में वीपी सिंह और अर्जुन सिंह के मुकाबले मौजूदा दौर का कोई ओबीसी वर्ग का नेता भी उनके बराबर में खड़ा नहीं हो सकता। वो 40-50 हजार वोटों से चुनाव जीत कर आए। क्या उन्हें कमान नहीं दी जा सकती थी? क्या किसी दूसरे जीते हुए नेता को कमान नहीं दी जा सकती थी? राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाया गया है, क्या किसी जाट नेता को कमान नहीं दी जा सकती है? या सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ही कांग्रेस पार्टी झूलती रहेगी और उनके झगड़े को ही दुरुस्त कराती रहेगी? यही सब वो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जिससे कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी के पास 35% से ऊपर वोट बैंक है, मोर देन 35% वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, उन राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में उन वोटों को सीटों में कन्वर्ट करने के मामले में नाकाम साबित हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वहां लहर चलता हुआ दिख रहा है। तो ये प्लान 125 कांग्रेस का कैसे एग्जीक्यूट होगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी चुनावी संभावना इसी पर जाकर अटकती है और यहीं पर जाकर खुलती भी है। देखते हैं बीजेपी अटकती है या बीजेपी का रास्ता खुलता है, या कांग्रेस पार्टी जिसके तमाम दूसरे दल 150 सीटों के अपने एजेंडे को लेकर कृत संकल्प दिख रहे हैं कि 150 सीटें उन्हें कम से कम हर हाल में विपक्ष के साथ जोड़ देनी है। उन 150 सीटों के ऊपर बचे हुई 125 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी अपने सीक्रेट प्लान 125 को कैसे एग्जीक्यूट करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।